नमस्कारः। अद्य वयं दशमे पाठे समाससम्बद्धं विषयं पठामः। अत्र अहं किञ्चित् लिखितवान्। पूर्वम् एकवारं पठामि, तत्पश्चात् किम् उक्तमस्ति तत् वदिष्यामि। अत्र वयं पश्यामः राजन्, सखी, पुनः लिखितवान् अकारान्तः। उदाहरणं दत्तवान् देवानां राजा देवराजः, कृष्णस्य सखा कृष्णसखः। एवमेव शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ उपरि लिखितमस्ति शिवः च केशवः च। अत्रापि अहं शिवश्च केशवश्च, परन्तु शिवः इति पदे के वर्णाः सन्ति लिखितमस्ति। एवमेव केशवे के वर्णाः सन्ति तत् अहं लिखितवान्। गुणिन् गुणि न लोपः, गुणिनः सेवा, गुणिन् सेवा, गुणिसेवा, करिणः शुण्डः, करिन्शुण्डः, करिशुण्डः। एवमेव अग्रे अपि कानिचित् उदाहरणानि भविष्यन्ति। किमिदं, क्या है यह? यदि वयं स्वपुस्तकं पश्यामः, दशमे पाठे बहु स्पष्टरूपेण लिखितमस्ति कि एतावत्पर्यन्तं वयं समाससन्दर्भे पठितवन्तः। समासः इत्यनेन कः अभिप्रायः, कति भेदः, कथं विग्रहः क्रियते, कथं विश्लेषणं क्रियते इत्यादि विषयाः तत्र आसन्। अधुना एक प्रकारेण पुनः उपसंहारूपेण अपि उक्तमस्ति, किञ्चित् नूतनमपि कथितमस्ति कि एतावत् पर्यन्तं यत् किञ्चित् वयं पठितवन्तः, हमने जो अब तक पढ़ा है उसके बाद भी कुछ और बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, यत्र अस्माकं अवधानं भवेत्। बहवः बिन्दवः सन्ति, अत्र तु केचन चितः बिन्दवः सन्ति। बिंदु बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, तत्व बहुत सारे हैं, परंतु कुछ का यहाँ प्रमुखों का चयन किया गया है। तो कुछ विशिष्ट नियमों की चर्चा यहाँ की गई है। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से पुस्तक में कहा गया कि समासों के कितने प्रकार होते हैं, कति प्रकारकः समासः, समस्त पदों का कैसे वाक्यों में विश्लेषण किया जाता है, कथं वयं विग्रहं कुर्मः, विश्लेषणं कुर्मः, और कैसे वाक्यों से समस्त पद बनते हैं, कथं वयं समस्त पदानां निर्माणं कुर्मः, यह हम पूर्व पाठों से जान चुके हैं। अस्माभिः पूर्व पाठेषु पठितम्। अब कुछ परिवर्तनों की ओर ध्यान दिया जाए। कानिचित् परिवर्तनानि सन्ति, तत्र अस्माकम् अवधानं भवेत्। तस्मिन् सन्दर्भे अत्र किञ्चित् उक्तम् अस्ति। यथा प्रथमा नियमः कि राजन सखी सम्बद्धः अस्ति। हम यहाँ देख रहे हैं कि राजन में न है, सखी में भी यहाँ देखिए अंत में ई आ रहा है। और कहना क्या चाहते हैं, जब हम समास करते हैं तो इसके न का लोप हो जाता है, राजन अकारांत बन जाता है, ऐसे सखी भी अकारांत बन जाता है। कब बनता है, कैसे बनता है, हम जानते हैं। वयं जानीमः यदा वयं समासं कुर्मः तदा यानि पदानि सन्ति वयं पदानां स्थाने प्रातिपदिकानां प्रयोगं कुर्मः, अर्थात मूल शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। पश्यामः यथा देवानां राजा, यहाँ देव अस्ति, अनेन सह राजा राजन इति, अर्थात प्रातिपदिकं रूपम् इदम्। उभयोः मध्ये समासः क्रियते, ते वदन्ति यदि नकारान्त अस्ति तस्य लोपः भवेत्, अर्थात न गमिष्यति, तस्य स्थाने राज भविष्यति, अतएव अकारांत रूपेण भविष्यति। अतएव देवानां राजा देवराजः इति भविष्यति। नकारस्य अत्र प्रयोगः न वर्तते। एवमेव कृष्णस्य सखा, तत्रपि कृष्णसखा अत्रपि अकारांत भविष्यति। कृष्णसखः अत्रपि अकारान्तस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अतएव एकः नियमः अस्ति कि राजन यदि आगच्छेत्, सखी यदि आगच्छेत्, तदा
अकारांत रूपम भवति समस्त पदस्य यदि एतादृशः शब्दः अन्ते आगच्छन्ति समस्त पदस्य। एवमेव अन्य नियमः तत्र प्रदत्तः वर्तते शिवश्च केशवश्च। अत्र वयं पश्यामः, वयं जानीमः शिवश्च मूलतः किम् अस्ति? शिवः च। शिवः च अर्थात विसर्ग संधि अस्ति। एवमेव केशवश्च अत्रापि विसर्ग संधि वर्तते। च अस्ति, अत्रापि च अस्ति, चार्थे द्वन्द्व, अतः द्वन्द्व समासः। अत्र तु षष्ठी तत्पुरुष समासः आसीत्, अत्र द्वन्द्व समासः। अहमत्र शिवः इति पदस्य वर्णविन्यासं कृतवान्। अत्र के वर्णाः सन्ति? शिवः श अस्ति, ए अस्ति, व अस्ति, अह अस्ति। पुनः केशव क अस्ति, ए अस्ति, श अस्ति, अ अस्ति, व अस्ति, अह अस्ति। ये वर्ण विन्यास क्यों किया मैंने? किमर्थं वर्ण विन्यासः कृतः अस्ति? वस्तुतः एषः नियमः अनेन एव सम्बद्धः वर्तते। तत्र नियमः अस्ति, जिनमें समास हो रहा हो येषां मध्ये समासः भविष्यति, उनमें जिस पद में अथवा प्रातिपदिक जब रूप उसका आ जाता है प्रातिपदिक में जिसमें कम स्वर होंगे, यत्र न्यून स्वरः सन्ति तस्य शब्दस्य प्रयोगः पूर्वं क्रियते। उसी पद का, उसी शब्द का प्रयोग पहले किया जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ई और अह ये दो ही स्वर, और यहाँ स्वर के साथ विसर्ग है, मूल होगा तो शिव बन जाएगा। तो अ, ई और अ केवल दो स्वर हैं, लेकिन यहाँ देखिए ए अ तीन स्वर हैं। तो किस में कम स्वर हैं? शिव में कम स्वर हैं। इसलिए वे कहते हैं उसका पहले प्रयोग होगा और जिसमें अधिक स्वर हैं उसका बाद में प्रयोग होगा। तो शिव में कम स्वर हैं, इसलिए शिव और केशव चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में है द्वंद्व है, इसलिए दोनों का जोड़ करेंगे तो द्विवचन हो गया। और केशव अकारांत है, उसके रूप अकारांत की तरह चलेंगे, पुल्लिंग है, अतः शिव केशवौ। तो शिव पहले क्यों आया? किमर्थम शिव इति पूर्वमस्ति? कारणम उक्तम वर्तते, यस्मिन् शब्दे न्यूनः वर्णः भवन्ति तस्य शब्दस्य प्रयोगः पूर्वं क्रियते। एषः नियमः एकः समास संदर्भे विशिष्टः नियमः अस्ति। एवमेव अन्य नियमः अस्ति गुणिन् इति संदर्भे। अत्र वयं पश्यामः गुणिन् नकारान्त अस्ति, तत्रापि उक्तम् अस्ति न लोपः भवेत्। अर्थात यदा समासः क्रियते, जब समास किया जाएगा तदा गुणिन् इति पदस्य अथवा एतादृशाः ये शब्दाः सन्ति न वर्णस्य लोपः भविष्यति। यथा गुणिनः सेवा, यदि उभयोः समासः क्रियते गुणिनः गुणिन् बन जाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक बन जाता है, यतः प्रातिपदिकं भवति। सेवा सेवा भविष्यति। अनेन प्रकारेण गुणिन् सेवा पुनः न वर्णस्य लोपः भविष्यति। लोपः इत्यनेन कः अभिप्रायः? लुप्त हो जाता है। अदर्शनम लोपः, इसका दर्शन नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता है, कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है और मिलकर बन गया गुणी सेवा, न का लोप हो गया। एवमेव करिणः शुंडः। करिणः क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है करिण शब्द का, हाथी, गजः इति, और शुंड सूंड के अर्थ में है। तो करिण शुंड इन दोनों में समास होगा, यह भी प्रातिपदिक बनेगा तो न लुप्त हो जाएगा और जाकर क्या बनेगा? करिशुंड। उसके बाद रूप चलेंगे करिशुंडः, अर्थात यहां भी न का लोप हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आइए हम उन उदाहरणों को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए शास्त्री वर्यः। शास्त्री शब्द, शास्त्री मूलतः यह शास्त्रिन शब्द है
और वर्यः, तो न का लोप हो जाएगा, शास्त्री वर्यः रूप बन जाएगा। एवमेव घन पाठिनः गृहम, घन पाठ करने वाले पाठी का घर, तो घन पाठिनः मूल शब्द क्या होगा? घन पाठिन, न का लोप हुआ, बन गया घन पाठी गृहम। एवमेव गुणानुरागी, ये अनुरागिन शब्द है, अतः गुणानुरागी यहाँ अनुरागिन शब्द है, तो ये बन गया गुणानुरागिन और जन, न हटा गुणानुरागी जनहा, तो न का लोप हुआ, यह न लोप से संबद्ध विशिष्ट नियम है। अब हम अगले उदाहरण भी कुछ देखते हैं। अधुना अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अत्र लिखितमस्ति पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम्, पंचानां गवां समाहारः पंचगवम्। यह नियम समाहार से संबद्ध है। एषः नियमः समाहारः इत्यनेन संबद्धः अस्ति। किं कथयति नियमः? वयं पुस्तके अपि पठिष्यामः, अत्रापि पश्यामः। नियमः वदति, अगर समाहार द्वंद्व और समाहार द्विगुः, हम जानते हैं समाहार का उपयोग इन दोनों समासों में होता है, समाहारः द्वंद्वः, समाहारः द्विगुः। हम द्वंद्व के अर्थ में जान चुके हैं, ये चार थे द्वंद्वः, च के अर्थ में होता है, अतः हम यहाँ देख रहे हैं च का प्रयोग हुआ है। द्विगु मध्ये किं भवति? संख्या पूर्वम, अत्र पंचानामिति संख्या तत्र वदति। हम ये बातें भी जान चुके हैं, परंतु नियमः वदति, यदि समाहार के अर्थ में चाहे द्वंद्व समास हो चाहे द्विगु समास है, समाहार इत्यर्थे द्विगु समासः भवेत् अथवा द्वंद्व समासः भवेत्। वयं जानीमः समाहारः इति समूह अर्थे, समूह के अर्थ में द्वंद्व हो अथवा द्विगु हो, समस्त पदम यदा भविष्यति सदैव नपुंसक लिंगे भविष्यति। अतएव पाणी च पादौ च, पाणी हाथ, पादौ पाम, हाथ और पाम, यद्यपि तत्र द्विवचन अस्य अपि द्विवचन तस्य अपि, तो चार हो गए, लेकिन समाहार है, समूह है, अतः एक वचने भविष्यति। एवं पंचानाम गवाम समाहारा, पांच गौवें हैं, समाहार है, तदापि एक वचनम, परंतु अत्र वयं द्रक्ष्यामः पादः इति यद्यपि पुल्लिंगे अस्ति, परंतु समाहार इत्यर्थे वर्तते, अतएव नपुंसकलिंगे भविष्यति पाणिपादम। यद्यपि यहाँ अंतिम जो शब्द है वह अकारांत है, पुल्लिंग में है, परंतु समास होने के बाद पुनः बदामी समाहार इत्यर्थे, समाहार के अर्थ में समास होने के कारण यह नपुंसक लिंग का बन जाएगा। ऐसे ही पंचगवम भी नपुंसक लिंग का बन जाएगा। एषः नियमः अत्र उक्तः अस्ति। भवन्तः सो पुस्तकं पश्यन्तु। समाहार द्वंद्व तथा समाहार द्विगु समास से बने शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, अतः पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादं समाहारः द्वंद्वः, पंचानां गवां समाहारः पंचगवं द्विगुः। अग्रिमः नियमः वदति, द्वंद्व समासे किं भवति? हम जानते हैं कि द्वंद्व समास का च के अर्थ में होता है, और रूप कैसे चलते हैं? जो अंत में शब्द आता है उसका लिंग क्या है, वचन पे जोड़ने वालों के अनुसार हो जाते हैं। कितने युक्त हो रहे हैं, योगा कति पदानां तदनुगुणं वयं कुर्मः। हाँ, यदि समाहारः अस्ति तो भिन्न रूपम यदा वयं दृष्टवन्तः। अब यहाँ देखिए, लता च वृक्षः च, तो चार थे द्वंद्व है, च हट जाएगा, वृक्षः च क्या है? वृक्षः। तो लता और वृक्ष के बीच में समास होगा, लता वृक्षा मध्ये, तो मूल रूपम किम अस्ति? लता पुनः वृक्ष, तो लता वृक्ष।
अत्र वयं पश्यामः अंतिम शब्दः अस्ति वृक्ष। वृक्ष क्या है? अकारांत है और पुल्लिंग है। अतएव रूपम अस्ति लता वृक्षः। अर्थात यदि द्वंद्व समास हो रहा हो और अंतिम जो भी शब्द होगा उसका जो लिंग होगा उस समस्त पद का वही लिंग माना जाना चाहिए। समस्त पदस्य तत् एव लिंगम भविष्यति यत् लिंगम अंतिमस्य शब्दस्य अस्ति। अत्र अंतिमः शब्दः अस्ति वृक्षः। वृक्षः पुल्लिंग मध्ये अस्ति, अतएव लता वृक्षौ। पुल्लिंग में इसका रूप बन गया। चिंतयन्तु वृक्षः पूर्वम् आगच्छति, लता पश्चात गच्छति, अर्थात वृक्षश्च लताच्च। अब यहाँ च हटा, वृक्षा का वृक्ष बन गया, प्रातिपदिकम लता का लता बन गया। अधुना अंतिम शब्दः कः? लता। वृक्ष लता, लता आकारान्त अस्ति, स्त्रीलिंगे अस्ति, अतएव रूपम यदा चलिष्यति लता लते। तो वृक्ष पहले आया, लता अंत में आया, अतएव आकारांत की दृष्टि से स्त्रीलिंग होने के नाते द्विवचन में, क्योंकि वृक्ष और लता दोनों जुड़े, तो वृक्ष लते, लता लते, वृक्ष लते बन गया, अर्थात यह स्त्रीलिंग का रूप बन गया। द्वंद्व समास से संबद्ध है कि द्वंद्व समास जब किया जाता है उस समास में द्वंद्व समासे समस्त पदे यह अंतिमः शब्दः अस्ति रूपाणि तदनुगुणं चलिष्यन्ति लिंगम तदनुगुणं भविष्यति। यदि अंतिमः शब्दः पुल्लिंगे रूपमपि पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगे नपुंसकलिंगम। यथा लता वृक्षौ, वृक्षः पुल्लिंगे अस्ति, वृक्षलते लते स्त्रीलिंगे अस्ति। अधुना एषः नियमः अव्ययीभाव समासेन संबद्धः वर्तते। यह नियम अव्ययीभाव समास से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है यह नियम? यह कहता है जब अव्ययीभाव समास होता है तो शब्द जो बनता है या समस्त पद जो बनता है वह भी अव्यय के रूप में आता है। इसलिए यथा शक्ति के संदर्भ में कहा गया शक्तिम अनतिक्रम्य। अब अनतिक्रम्य के अर्थ में यथा आ गया और यह अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव बना यथा शक्ति। इस पूरे का प्रयोग अव्यय की भांति होगा। अतः अव्ययी भाव में समस्त पद का रूप अव्यय का रूप बन जाता है। वयं जानीमः अव्ययी भाव समासे पूर्वं वयम् अव्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। साक्षात शब्दस्य प्रयोगः न क्रियते। यथा अनुकरणम के अर्थ में, योग्य के अर्थ में अनु आदि का प्रयोग हो जाता है, सहित के अर्थ में स का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न अव्ययों का प्रयोग हम किया करते हैं। उपसर्ग उस रूप में आ जाते हैं। आप यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़िएगा। पुनः एक बार हम पठन्तु। भिन्न भिन्न संदर्भेषु भिन्न भिन्न अर्थेषु भिन्न भिन्न शब्दानां प्रयोगः क्रियते, अव्ययी पदानां प्रयोगः क्रियते। लेकिन जब समस्त पद बनता है तब उसका जो रूप है वो अव्ययी की भांति होता है। इसी बात को यहाँ समझाया गया है। इन दोनों नियमों को, अर्थात इस द्वंद्व और अव्ययी भाव से संबद्ध नियम को यहाँ देखेंगे। पूर्वम द्वंद्व संदर्भे, द्वंद्व तथा तत्पुरुष दोनों में, तत्पुरुष में भी दोनों में उत्तर पद का लिंग ही समस्त पद का लिंग होता है। अर्थात उत्तर पद अंतिम यत् पदम अस्ति लता च वृक्षश्च लता वृक्षौ पुल्लिंगे वयम पठितवन्तः। वृक्षश्च लता च, लता अंत में है इसलिए स्त्रीलिंग बन गया। अर्धम पिपल्यः पिपल्ली इति नपुंसक लिंगे, अतएव संपूर्ण पदस्य समस्त पदस्य लिंगम नपुंसक लिंगम अस्ति। अग्रिमः नियमः अस्ति अव्ययी भाव समास से बना शब्द अव्ययी होता है, यथा वयम् अत्र दृष्टवन्तः। अंतिमः नियमः अस्मिन् पाठे वर्तते बहुव्रीहि समास संदर्भे। अर्थात बहुव्रीहि समास में भी यही होता है कि जिसके लिए वह प्रयुक्त हो रहा है, वयं जानीमः अन्य पद प्रधानम भवति, अन्य पद प्रधान होता है। जिसके लिए उसका प्रयोग हो रहा है उसका जो लिंग है इस समस्त पद का भी वही लिंग होगा। यथा
नष्टम पुस्तकम यस्य सह, मान लिया जाए एक बच्चा है, छात्र है, छात्र पुल्लिंग, तो हम कहते हैं नष्टम पुस्तकम यस्य सह, सह पुल्लिंगे अस्ति कारणम छात्र। तो इसका जब समास होगा तो बनेगा नष्ट पुस्तकः। किमर्थम? छात्र पुल्लिंग में है तो नष्ट पुस्तकः, नष्ट हो गई है पुस्तक जिसकी वह कौन? छात्रः। छात्रः पुल्लिंगे, अतएव अत्र नष्ट पुस्तकः अत्रपि पुल्लिंग रूपम भविष्यति, नष्ट पुस्तकः छात्रः। एवमेव मान लिया जाए छात्रा के स्थान पर छात्रा हो जाए, छात्रः इत्यस्य स्थाने छात्रा भवेत्। अधुना छात्रा स्त्रीलिंगे अस्ति, तदा किं भविष्यति? नष्टम पुस्तकम यस्याः सा। ये यस्य क्यों था? पुल्लिंगे, परंतु यस्याः किमर्थम? स्त्रीलिंगे। यत् शब्द के रूप स्त्रीलिंग में एक वचन में चले यस्याः, तो नष्टम पुस्तकम यस्याः, नष्ट हो गई है पुस्तक जिसकी वह छात्रा। अतएव रूपम भविष्यति समस्त पदस्य नष्ट पुस्तका छात्रा। छात्रा स्त्रीलिंगे अस्ति, अतएव अत्रपि नष्ट पुस्तका इति रूपम भविष्यति। अग्रे पश्यामः, नष्टम पुस्तकम यस्य तत्, नष्ट हो गई है पुस्तक जिसकी वह कौन? मित्रम। अब मित्रम नपुंसकलिंगे भवति, अस्य प्रयोगः नपुंसकलिंगस्य कृते वर्तते, क्योंकि विशेषण बन जाता है बहुव्रीहि, अतः समस्त रूपम किम भविष्यति? नष्ट पुस्तकम मित्रम, अर्थात नष्ट पुस्तकम यहाँ नपुंसकलिंग बन जाएगा। अतएव तत् अस्ति नपुंसकलिंगे, सा अस्ति स्त्रीलिंगे, सः अस्ति पुल्लिंगे, अस्मात् कारणात् यस्य, अस्मात् कारणात् यस्यः, पुनः तत्। हम जानते हैं नपुंसकलिंग के जब रूप चलते हैं सर्वनामों में, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में अंतर होता है। तत्तेतानि तत्तेतानि, सह तौ ते तम तौ तान, सा ते तः ताम ते तः। लेकिन पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में केवल प्रथमा दो विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति ही द्वितीय विभक्ति च, इन दोनों विभक्तियों में भिन्न भेद होता है, अंतर होता है, परंतु अन्यानि सर्वाणि रूपाणि समान रूपेण चलन्ति। अतः अत्र यस्य भविष्यति, यथा अत्र यस्य अस्ति अत्रपि यस्य अस्ति, परंतु अत्र नपुंसकलिंगम दृश्यते। यहाँ नपुंसकलिंग है क्योंकि मित्रम नपुंसकलिंग है, इसलिए बहुव्रीहि समास में भी लिंग के संदर्भ में ध्यान देना होगा। बहुव्रीहि समासे अपि लिंग संदर्भे अवधानं दातव्यं। किम? समस्त पदस्य लिंगम तथैव भविष्यति यस्य कृते तस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है लिंग भी वही होगा। वही मत दृष्टवन्तः। छात्रः पुल्लिंग कृते अस्ति, नष्ट पुस्तकः। छात्रा स्त्रीलिंगे अस्ति, नष्ट पुस्तका। मित्रम नपुंसकलिंगे अस्ति, नष्ट पुस्तकम। अनेन प्रकारेण मित्राणि अस्माकं 10 पाठेषु समासस्य पाठः कृतः अस्ति। अहं पुनः पुनः वदामि, कृपया पुस्तकानि पठन्तु और एतेन पुस्तकेन सह समासः इति पुस्तकमपि एकवारं पठन्तु। अहं चिन्तयामि वयम् अभ्यासं करिष्यामः। प्रत्येकं पाठे समाससम्बद्ध ये अभ्यासाः सन्ति तान् कृत्वा वयम् उत्तरपत्रिकया सह मेलनं करिष्यामः। यदि भवन्तः सम्यक् कुर्वन्ति बहु शोभनं, वर्धापनं। यदि न क्रियते, समस्या आगच्छति, संपर्कं साधयन्तु। अथवा ये समीपे वसन्ति, जो आसपास रहते हैं परंतु संस्कृतं जानन्ति, तान् पृच्छन्तु, उन्हें पूछिए। अन्यथा साक्षात् अस्माभिः सह संपर्कः साधनीयः। भवतां सर्वेषां कृते शुभकामना इति उक्त्वा अहं विरमामि। यह कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।